बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर लाइव सेशन में आपके साथ मौजूद हूँ और जैसा कि आपसे वादा किया है हम यहाँ पे हाजिर होते हैं अहम मौज़ूआत के साथ। और आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं इमरान खान, आप उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, जीएनएन पर एंकर हैं, करंट अफेयर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आजकल वो बहुत मशहूर है सोशल मीडिया के ऊपर। यूट्यूब चैनल है उनका और माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। इमरान खान, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप आए और सोशल मीडिया पर आते साथ ही छा गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका और आपके देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान, बातें तो अभी हम आपसे करेंगे सियासत के ऊपर भी, लेकिन सियासत से पहले जरा ये जो एक सफर था, क्योंकि मुझे याद है जब आप हमारे साथ एक्सप्रेस में होते थे और उसके बाद माशाल्लाह बहुत आपने तरक्की की। एक्सप्रेस से आप आगे दुनिया भी आए, दुनिया के बाद आप दोबारा एक्सप्रेस गए, उसके बाद अब इस वक्त आप जेएनएन पे मौजूद हैं। कैसा था ये सफर? और बड़ी मेहनत की आपने, मैंने आपको फील्ड में देखा है, बहुत आपने मेहनत की है। जी, मैं आप लोगों के साथ काम करता था, वो मेरे लिए बड़े जबरदस्त और यादगार दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर की सड़कों पे और पंजाब की सड़कों पे और मुख्तलिफ ऐवानों में मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करना बतौर रिपोर्टर वो एक बड़ा शानदार एक्सपीरियंस था। और आप लोग न्यूज रूम में बैठ के और वहां से आप लोग क्वेश्चंस आपके होते थे, हम आपको फील्ड से जवाब दे रहे होते थे, तो एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था एक्सप्रेस में काम करने का। और मैंने महसूस किया है कि एक्सप्रेस न्यूज में रिपोर्टर्स और एंकर्स के बीच में जो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना था क्वेश्चन आंसर का, और जिस तरह वो कन्वर्सेशन करते थे आपस में, वैसा मैंने दोबारा चैनल पे महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई और चैनल एक इस तरह का माहौल बना पाया हो जहां पे एंकर्स और रिपोर्टर्स आपस में इतने फ्रेंडली और इतने जबरदस्त तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे होते थे कि फील होता था कि कोई इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है। वरना न्यूज चैनल के ऊपर तो रिपोर्टर को सिर्फ स्पेसिफिक एक सवाल, वो उसका जवाब भी मुकम्मल नहीं होता और वो कट करके निकल जाते हैं। लेकिन एक्सप्रेस ने बड़ा मौका दिया रिपोर्टर्स को भी और एंकर्स को भी, दोनों को, कि वो अपने आप को ग्रूम करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो एक जबरदस्त टाइम था, जबरदस्त टाइम था। बिल्कुल सही। और बल्कि मुझे याद है इमरान, क्योंकि एक्सप्रेस जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो एक बड़ी उसकी एक हाइप थी और बड़ा लोगों की फैसिनेशन थी, क्योंकि उस टाइम में एक्सप्रेस जैसा चैनल, वो ग्राफिक्स, वो सब कुछ वो उस वक्त नहीं था, और दैट वाज रियली वन टाइम। लेकिन उसके बाद फिर आप दुनिया चले गए और अब जरा बड़ी हम लोग वो पर्सनल लेवल पे बातें कर रहे हैं अगर, तो दुनिया में जब आप थे, आप दुनिया छोड़ के दोबारा एक्सप्रेस चले गए। और मुझे वहां पे याद है जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे उन्होंने मुझे बताया कि हमने बड़ा रोका इमरान को, मैं तो इमरान के घर के बाहर जाके खड़ा हो गया रात को, लेकिन इमरान रुके नहीं। वो क्या बात थी जिसने आपको वापस जो है एक्सप्रेस में आप मतलब खिंचे चले गए? देखिए, एक्सप्रेस तो मैंने एक ही दफा छोड़ा है बस, और ये अब छोड़ा 2019 में। इससे पहले मैंने एक्सप्रेस को नहीं छोड़ा था। उससे पहले हुआ ये था कि एक्सप्रेस ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हायर किए थे, बड़े सीनियर लोग, और उन लोगों ने तकरीबन हाईजैक कर लिया था सारे सिस्टम को। मेरा उनके साथ कुछ नजरियाती इख्तलाफ हो गया मामले को लेकर। अच्छा। वो एक खास चीज चाह रहे थे और मैंने कहा जी मेरी ये ट्रेनिंग ही नहीं है, मुझे ये किसी ने बताया अच्छा। और ना ये चैनल ऐसा कहता है, तो मैं वो नहीं करने वाला। मैं तुम भी क्या करोगे? जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। मुझे या तो चैनल का मालिक बोले और मैं उसके साथ आर्गुमेंट करूं, आप लोग तो आ जाए, कल आप लोग नहीं होंगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो उनके साथ एक मेरा एक एपिसोड पूरा चला। तो जो हमारे चैनल के ऑनर थे, ही वाज नॉट इन पाकिस्तान, मैंने उनसे रब्ता किया, रब्ता हो नहीं पाया और कुछ और वजह आदमी थी। फिर मैंने उस दिन एक्सप्रेस को छोड़ के घर चला गया। सिर्फ एक झगड़ा था और मैं घर चला गया। अच्छा, मेरा था कि 2-4 महीने 6 महीने बाद वापस एक्सप्रेस में आ जाऊंगा, 4-6 महीने की छुट्टी करता हूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये जो लोग आए ये सुल्तान लखानी के साथ लंबे अरसे तक काम नहीं कर सकेंगे और जब जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा एक्सप्रेस में। तो मैंने छुट्टी ले ली थी एक तरह की और मैं क्विट करके जाके घर में बैठ गया था। तो मुझे समझ आ गई थी कि इनके साथ मिलकर काम करना जो है ना, वो झगड़ा ही आगे बढ़ेगा, मामला मजीद खराब होंगे। तो मैं फिर घर चला गया था। उस बीच में दुनिया टीवी के लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया और इतनी मोहब्बत से राब्ता किया, और वो मियां आमिर साहब बड़े शानदार आदमी हैं, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इन लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बताया हुआ था कि देखें मैं एक्सप्रेस के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूं और वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, और मैं कोई बड़ा अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूं, आपको मेरे साथ मजा नहीं आने वाला। बहरहाल उन्होंने 2-2.5 मुझे काम करने दिया, लेकिन 2.5 माह के बाद मुझे एक्सप्रेस से कॉल आई कि जनाब वो सारे बंदे हमने निकाल दिए हैं
तो तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा जी मैं फिर और प्लान क्या हो सकता है, फिर मैं वापस चला गया। तो एक्चुअली मैंने एक्सप्रेस को तब नहीं छोड़ा था, मैंने अब 2019 में पहली मर्तबा एक्सप्रेस को छोड़ा है, लेकिन एक्सप्रेस ने मुझे नहीं छोड़ा अभी भी, और मेरी अभी भी उनसे वैसी मोहब्बत है, उसी तरह प्यार। अच्छा, यानी अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त आप वापस जा सकते हैं? हाँ। नहीं, एक्सप्रेस में तो वापस जाना तो देखिए, मैं कमिटमेंट है मेरी इस चैनल के साथ, और मैंने इस चैनल के साथ काम शुरू किया था, तो ये दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो ये एक नया चैलेंज था कि इसको बड़े चैनल में हम कन्वर्ट करेंगे मिलके, ये पॉपुलर होगा, ये डिस्कस होगा। तो ग्रेजुअली ये चीजें होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चैनल इतने ज्यादा हैं, उनके बीच में जगह बनाना मुश्किल है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ लंबे अरसे तक। एक्सप्रेस के साथ एक दिली वाबस्तगी है, लेकिन जीएनएन से मैंने जो है वो मैं तनख्वाह लेता हूँ, मेरा घर चलता है, मेरी वफादारी है इनके साथ, और पूरी वफादारी के साथ जोर लगा के काम करेंगे। और जहाँ ये चाहते हैं और जहाँ मैं चाहता हूँ, कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि वहां तक ये चैनल पहुंचे। ठीक है, सही है। नहीं, वैसे जेएनएन के मेरे बहुत से दोस्त वहां पे अभी काम कर भी रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ है वेरी गुड, वेरी नाइस, विच इज वेरी गुड। खासतौर पे अभी कोविड-19 के दिनों में उन्होंने जिस तरह अपने एम्प्लॉयज को एडजस्ट किया, शिफ्ट्स एंड आवर्स, तो वो दैट वाज वेरी अकोमोडेटिंग, जो बहुत से चैनल्स ने नहीं किया था। एनीवेज, अच्छा चले इमरान, आगे बढ़ते हैं जरा। वो जो मुख्तलिफ औकात में मैंने आपको सियाचिन भी कवर करते देखा, आपको उन जगहों पे जाते हुए मैंने देखा जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस जब आप जाते हैं इस तरह की मुश्किल जगहों पे, और फिर वहां से जाके रिपोर्टिंग करना, प्रोग्राम करना, और इस तरह की, जैसा आप अगर कराची, आपको पता है कि वो किस तरह की जगह है, और जहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी कितना एक मुश्किल काम होता है, तो क्या फील क्या होता है उस वक्त आपको? मेरी पता है क्या, ये ना तबीयत के अंदर होता है आपकी। मुझे शुरू से ना थ्रिल पसंद है, मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि जो बाल है ना ये खड़े होने चाहिए, और ऐसा थ्रिल होना चाहिए। और जब मैं सोचूं पीछे मुड़ के, तो मेरे पास ऐसी कहानियां होनी चाहिए कि लोग उनको सुनना चाहें। मैं कोई किताब लिखूं तो उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लोग कहें अगर ये ना पढ़ते तो मजा नहीं आता। मैं सियाचिन जब जा रहा था, तो सियाचिन से हम फुटेज मंगवा सकते थे, उसकी कहानियां हम पता करवा सकते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा जाओ, तो वो फौजी हो गए। उन्होंने कहा जी वहां इस मौसम में इस वक्त आपको वहां, अभी तो डंपिंग सीजन का एंड है। मैंने कहा जी आप मुझे वहां ले जाएं तो ये बड़ी बात होगी। उन्होंने फिर मीटिंग की, और कुछ दिन के बाद कहा कि आप जा सकते हैं। मैंने कहा जी मैं चला जाऊंगा। आपको पता है वहां कितना स्टेमिना चाहिए, आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, ये वो। मैं कहा मैं खेलता कूदता रहता हूँ, काम चल जाएगा। 12 लोग मुझे वहां लेकर गए। जो मैंने वहां से जाकर सीखा और जो वहां जाकर समझा, आप कभी फील नहीं ले सकते उस फौजी की जो पाकिस्तान की सरहद की आखिरी लाइन पे बंदूक पकड़ के खड़ा है। उस टेम्परेचर में जहां पे अगर वो दस्तार डाल के अपनी गन को हाथ लगाए तो हाथ जाया हो जाए। उस टेम्परेचर में जहां पे उसके किसी हिस्से को अगर कोई पत्थर या कोई चीज छू जाए तो उसको क्रॉस बाइट हो जाए। उस जगह के ऊपर जहां चलते चलते बर्फ के नीचे कितनी बड़ी खाई है उसके बारे में वो नहीं जानता। तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर भी गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। ये मेरा प्राइवेट टूर था। ये कुछ था 15,000 फुट की बुलंदी पे, आईबेक्स की हंटिंग के लिए मैं गया था। तो वहां मैंने 2 रातें गुजारी। वहां पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड था उस वक्त, 27 और 28 दिसंबर को। 29 दिसंबर भी मेरा वहीं पे था। तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में एक तो ठंड बहुत है, दूसरा वहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, बहुत कम। हर वक्त आपके सर में दर्द होती रहती है। मेरी शदीद सर दर्द जब होता है तो आपका दिल करता है ना झगड़ा करने का, लड़ाई करने का। आप कहते हैं कोई छेड़े ना, तंग ना करे। तो शदीद तरीन सर दर्द कोई भी दवाई खा के आपको कॉन्स्टेंटली वहां पे रहेगा जब तक आप उस पहाड़ पे चोटी पे रहेंगे। ये पहले 3 दिन आपके साथ होना है, फिर आप एक्लेमेटाइज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप सेट होते हैं। तो ये बड़ी डिफिकल्ट चीजें, जब तक आप इनको जाके छुए ना, पर्सनली इसको देखें ना, विटनेस ना करें, तब तक आप समझ नहीं पाते, नंबर 1। दूसरा, वो जो लियारी में जाना या इधर स्वात में जाना या इन एरिया में जहां वॉर चल रही थी, इन हालात को जाकर देखना, तो देखिए हमारे लोग वहां पे रहते हैं, वो वहां रोजाना जिंदगी गुजारते हैं, और रोजाना उसी खतरे में होते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने आप को चंद घंटे के लिए या एक दिन के लिए डालते हैं। तो जब तक आप अपने आप को उस खतरे के सामने नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप उनके दर्द और तकलीफ और कर, तो ये सोचकर मैं हमेशा जाता रहा।
सही सही। जाहिर सी बात है क्योंकि मेरे ख्याल से एक एंकर शायद यही वजह है कि आप अपने बहुत से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका यूट्यूब जो बड़ा फॉलो करती हूँ और उसमें जिस तादाद से आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं वो शो करता है कि वो जुड़ जाते हैं आपके साथ। अगर आपके जज्बात जो होते हैं सही होते हैं, सादिक होते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। इमरान, ऐसा भी हुआ कि कभी जब आप इस तरह के किसी फील्ड वर्क की अगर मैं बात कर रही हूँ, फील्ड में आप जाते हैं, तो कुछ ऐसी मुश्किलात, कुछ ऐसी हर्डल्स जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, वो आ जाती है? खासतौर पर मैं कराची के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी गई हूँ फील्ड में कराची में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं, वो आपने भी बताई नहीं है। मुझे एक दिन मैं कवरेज कर रहा था तो मुझे फोन आया एक आदमी का, और वो उसने उसका लहजा था, वो ऐसे बोलते हैं ये बलूच कराची वाले। अरे तुम किधर है? मैंने कहा जी मैं इधर ही हूँ कराची में। कौन? तुम इधर आएगा, हमारे खिलाफ बोलेगा और चला जाएगा, तो इस तरह तो हम नहीं होने देगा। मैंने कहा कौन बात कर रहे हो, क्या मसला है? मैं अमीन बुलीदीप। मैं फिर फौरन पहचान लिया, ये वो आदमी था जिसपे मैंने एक दिन पहले प्रोग्राम किया था कि सानिया नाज का इसके साथ कोई खुफिया निकाह है, और इस आदमी के कहने पे पीपल पार्टी ने एक औरत को एमपीए बनाया था। तो वो वहां का एक क्रिमिनल था और टॉप 10 का क्रिमिनल था, और उसने बहुत सारे आदमी भी मारे हुए थे। तो देखो अभी हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैं वहां लियारी में था उस वक्त, तो उधर साइड पे गलियां थी, वहां गोलियां चलना शुरू हो गई। तो वहां लोगों ने मुझे निकाला, एक दो लोकल्स थे, उन्होंने निकाला, वो एक और जगह पे लेकर गए, जिस जगह मैं खड़ा हुआ था फिर वहां गोलियां चलना शुरू हो गई। वो हवाई फायरिंग करते थे डराने के लिए। तो मुझे वो लोग कहते हैं अब यहां से चलते हैं। मैंने कहा जी मेरी 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो कोई एरिया यहाँ देखें ऐसा जहां मैं रिकॉर्डिंग अपनी कर लूं। अभी ये बातचीत चल रही थी, मुझे फोन आया, वो लड़के ने मुझे पकड़ाया फोन। तो उस वक्त वहां पे डीजी रेंजर्स हुआ करते थे, जनरल इफ्तिखार साहब होते थे। तो उन्होंने जो है वो उनका कोई ब्रिगेडियर थे गालिबन, उनका फोन आया, उन्होंने कहा इमरान तुम किधर हो इस वक्त? मैंने कहा फलाने का फिर अब भी रेंजर्स पहुंच लिए, यहाँ से हिलना नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। रेंजर्स वाले आए, उन्होंने एक घेरा डाला, उन्होंने इकट्ठा किया और देखे मुझे वहां से निकल गए। मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास पक्की टिप आई है कि आपको अभी मारने वाले बंदे निकले हुए मारने के लिए, और आप लियारी में वो आपको किसी भी वक्त मारेंगे। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके होते हुए मुझे मार दें। तो वो बड़ा दिलेर आदमी था, उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा उतरो, करना जो काम करो, फिर चलते हैं। तो मेरा काम उसने मुकम्मल करवाया और फिर हम वहां से निकले। तो एक दिन मुझे पकड़ के उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचा दिया कि यहाँ से सीधा जो भी फ्लाइट आती है तुम लाहौर जाओ, तुम मुसीबत डालोगे कोई ना कोई। तो ये तंग करते थे, थ्रेट करते थे। नो एक्सप्रेस के दफ्तर पे ग्रेनेड मारा, बाद में हमारे डीएसएनजी में काम करने वाले लोगों पे गोलियां चलाई, बदला लेते थे, चाहे वो गैंग वॉर वाले थे चाहे एमपीओ वाले थे। तो इनको बड़ा प्रॉब्लम था कराची की। तो ये सिनेरियो था। दूसरा मुझे फोन आया एक दिन इनका, तालिबान के स्पोक्स पर्सन का। मैंने कोई प्रोग्राम किया हुआ था, उन्होंने कहा ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा। मैंने कहा जी मैंने तो बना के दे दिया, वो आज ऑन एयर जा रहा है। नहीं तुम उसको रोकोगे, प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे हुक्म दिया। मैंने कहा जी प्रोग्राम तो चला गया क्या ऑन एयर, वो तो अब नहीं रुकता, मैं दे आया। उसने अच्छा, मैं अभी दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं ये चलाऊं या ना चलाऊं। तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। उसने धमकी दी तो फिर मैंने कहा देखो यार, ये इज्जत और जिल्लत और जान अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम खुद को बोलते हो कि बहुत बड़े मुसलमान हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है और तुम मुझे किस तरह का क्लेम कर रहे हो। तुम अपनी कोशिश करके देख लो, मैं मालिक पे तवक्कल कर लेता हूँ, प्रोग्राम तो आज चलेगा। वो फिर जिद में मैंने प्रोग्राम तो चला दिया, लेकिन उसके बाद 3 महीने तक जब मैं गाड़ी चलाता था ना, तो एक हाथ में स्टीयरिंग होता था और एक हाथ में पिस्टल होता था। तो ये हालत थी। तो वो और मैं अपने बच्चों को, बेगम को बाहर लेकर निकल भी नहीं पाया काफी अर्से तक कि ये बच्चे मेरे साथ होंगे, बेगम होगी तो वो इनको खतरा ना हो जाए, या मेरे फादर मदर होंगे तो उनको कोई मुसीबत। तो मैं फिर अकेले ही जाता था, साथ एक लड़का रखा हुआ था, उसकी ड्यूटी थी, वो चारों तरफ देखता रहता था। तो एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो अल्लाह ताला ने वो महफूज रखा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या मतलब इंसिडेंट क्या हुआ? मुझे लगा कि ये जो साथ 2 मोटरसाइकिलें हैं ये मशकूक हैं। मैंने वो लड़के को इशारा किया तो उसने भी मुझे उसी वक्त इशारा किया। उसने कहा सर ये बंदे ठीक नहीं है, और वो चादर के अंदर हाथ डाल रहे थे। अच्छा, ये वो दिन था जिस दिन उन्होंने, एक ग्रुप ने गोलियां चलाई थी
हमारे एक्सप्रेस में ही काम कर रहे थे उस वक्त एक साहब, मेरे ज़हन में उनका नाम है, रजा रूमी। रजा रूमी पे गोलियां चलाई थी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये, और जैसे ही मुझे लगा कि ये अटैक करने वाले हैं, तो मैंने मेट्रो की लाइन जो है, जो मेट्रो बस वाली है, मैंने गाड़ी उसके अंदर घुसा। अच्छा, उसके अंदर गाड़ी घुस जाना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, और उसमें आपकी ट्रैफिक जैम भी नहीं हो सकती, आप गाड़ी भगा भी सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर घुसा के काफी दूर तक गाड़ी भगा दी। इस तरह वो, मुझे लगा कि मुझे फॉलो नहीं कर रहे। बाद में वो जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे वो आ गए, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम था मुझे, और मेरे पीछे कुछ लोग थे जिनके पास हथियार थे, तो मैं इधर आ गया। अच्छा, मैंने कॉल किया फौरी तौर पे ऑफिस में। अब मैं अपनी मुसीबत उनको बताता, इससे पहले मुझे ऑफिस वालों ने बता दिया कि रजा रूमी के गाड़ी पे गोलियां चली हैं, उसके कुत्ता भी मारा गया एक। और फिर मैंने फौरन गाड़ी मोड़ी और फिर मैं रजा रूमी के घर चला गया। तो ये इंसिडेंट, उन दिनों में बहुत हालात खराब भी थे। हर किस्म का ग्रुप जो है वो आप बात करें, मुझे बड़े अच्छे से याद है रजा रूमी का ड्राइवर जो इनका, उनकी डेथ हो गई थी। रजा रूमी जो है मुल्क छोड़ के फिर चले गए थे, बहुत हालात उन दिनों खराब होते थे। अच्छा इमरान, आखिरी सवाल जरा इसी से मुताल्लिक जरा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने जरा सियासत की तरफ जाना है। आप आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, काफी आपने क्रिटिसाइज किया उन्हें, जो कुछ काम सिंध में हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है। फिर पीछे पलवशा आपके प्रोग्राम में आई, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा, और मतलब जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये हुआ क्या था बेसिकली, क्योंकि दैट वाज अ वेरी नॉर्मल सीन, एक सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं। एक पलवशा की थोड़ी सी आदत भी है, एक दफा मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने इसी तरह से किया कि फौरन ही वो कह देती हैं कि आप सब बाकी पार्टी बने रहे। मुझे भी बिल्कुल, वो जब उन्होंने जुमला आपको बोला तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस है कि पार्टी बने हुए हैं। तो ये क्या, और उसके बाद उसकी इतनी हाइप बनी, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। तो हाउ डू यू डील विद दीज थिंग्स, क्योंकि थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं एट टाइम्स, हम भी इंसान है। जब आपको कोई इस तरह से क्रिटिसाइज करता है तो बड़ा बुरा भी लगता है कि आप पॉजिटिव काम करें, लेकिन लोग आपको बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मेरी इसमें मुझे इस बात का शायद ज्यादा दुख नहीं है कि पलवशा ने क्या किया। मुझे इस बात का दुख है कि जो मेरे अल्फाज थे वो वैसे नहीं होने चाहिए थे। अब मैं सच्ची बात कर रहा हूं आपके सामने बैठकर। मुझे इतना बड़ा होना चाहिए था, इतना बड़ा मुझे अपने आप को शो करना चाहिए था कि उन सारे अल्फाज को मैं खा जाता और मैं रिएक्ट ना करता, तो शायद मेरी फतह होती। लेकिन मैं इंसान हूं, एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता हूं। ये एक पॉलिटिकल तरीका है जो कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, ये लोग PMLN में भी हैं, और ये लोग पीपल्स पार्टी में भी हैं। ये करते थे क्या, जैसे ही आप इनसे क्वेश्चन करते हैं, ये सबसे पहले एंकर को दीवार के साथ लगा देते हैं। और ये करते क्यों है, समझें इस बात को। अगर एक पॉलिटिकल अपोनेंट इनके बारे में कोई सख्त बात कर रहा है तो उसका इंपैक्ट नहीं होता ही नहीं है। वजह यह कि सियासी मुखालफ है, कुछ भी हो जाएगा वो आपके खिलाफ ही बात करेगा। लेकिन जब एक एंकर सख्त सवाल करता है या निशानदेही करता है कि ये गलत है, तो वो चीज बहुत ज्यादा पिंच करती है और पब्लिक में उसकी पजीराई भी होती है और उससे ओपिनियन भी बनती है। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम संभाल लेंगे, ये जो एंकर इतना खुल के बात करते हैं और इशू के ऊपर जाके सीधा मुंह पे मारते हैं, ये बड़ी ज्यादती है। यानी अगर आप हामिद मीर साहब को देखें ना, तो आप देखेंगे वो कभी कोई स्टैंड नहीं लेते, नेवर एवर, कभी भी नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टी उनसे खुश रहती, उनसे बहुत प्यार करती, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी को कहे, वो उसको कहे, वो उसको कहे, मुझे ना कहना पड़े किसी को। अपने कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब स्टैंड नहीं लेते किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, डायरेक्ट स्टैंड वो नहीं लेते, एक लिमिट से आगे नहीं जाते। हाँ, किसी और के टॉक शो में जाके वो कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे साहब हैं, मैंने हामिद मीर की मिसाल इसलिए दी कि लोग ज्यादा उनको जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साहब हैं जो स्टैंड लेते हैं। यही सब कुछ काशिफ अब्बासी के साथ भी हुआ। अब काशिफ अब्बासी साहब जो है बात कर रहे थे, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा जी आप तो पार्टी हैं, आप तो उनके साथ खड़े होकर उनकी वकालत कर रहे हैं। तो वो झगड़ा हो गया था काशिफ अब्बासी साहब का मुसद्दिक मलिक साहब के साथ। इस चीज को हम डिस्कस करते रहे कि हुआ ये है कि जो एंकर सवाल उठाते हैं या जो एंकर गलती की निशानदेही करते हैं, उनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है और उनको दीवार के साथ लगाना चाहते हैं कि इसको तो न्यूट्रलाइज करो, इसको रोक लो, बाकी हम संभाल लेंगे। और ये प्रोग्राम की पहली ब्रेक में करते हैं। ये आप बात करें कि सारी पार्टीज करती हैं या स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे करती है?
सब करते हैं। मैंने आपको कहा पीएमएलएन के अंदर लोग हैं, मैंने आपको मुसद्दिक मलिक की मिसाल दी जो काशिफ अब्बासी साहब के साथ इंसिडेंट। सही सही सही, नून लीग से, ठीक है। काशिफ अब्बासी को ये कहते हैं कि तुम पार्टी बन गए, तुम उनके साथ बैठ गए, तुम उनका हिस्सा बन गए। काशिफ अब्बासी ने 10 प्रोग्राम पीएमएलएन के खिलाफ भी किए हुए हैं, 10 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी किए हुए हैं, और 10 प्रोग्राम जो है पीपल्स के खिलाफ भी किए हुए हैं। यानी उस्मान बुज़दार पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैं कर रहा हूं, और बेशुमार क्रिटिसिज्म मैं कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं और करता रहूंगा, नहीं रोक सकते। वो उस्मान बुज़दार ने मेरे साथ मुलाकात की है, मेरे साथ मिला, वो बैठा घंटा 1.5 घंटा, लेकिन क्या मैं उस पर क्रिटिसिज्म रोक दूंगा? नहीं रोकूंगा, मैं बाज नहीं आऊंगा। हाँ, वो अपने आप को ठीक कर दे, मुझे लगेगा वो ठीक है, मैं ठीक कहूंगा। मामला ये है कि इन्होंने तरीका बनाया कि एंकर को तो ले आओ दीवार के साथ, इसको तो बहुत, अब फिर आपस में हम बहस करके चल जाएंगे। तो मेरे ऊपर उन्होंने अटैक किया उस दिन ये कहकर के आप उनकी वकालत कर रहे हैं। अब ये बात पहले ही थी कि ये लोग ये तरीकाकार अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं रिएक्ट कर गया, और मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उतना नहीं चाहिए था। हालांकि 90% लोग जो हैं वो खुश हैं इस बात से कि मैंने ठीक किया। ये पीपल्स पार्टी वालों ने कुछ सर्वे करवाए थे कि इमरान खान ने ठीक किया या पलवशा ने, तो उन सर्वे 92%, 93%, 90% लोग कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने करवाए थे, तो 90% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने ठीक किया, ये होना चाहिए था। लेकिन मुझे जाती तौर पे आप पूछे तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ना पलवशा को ये मौका देना चाहिए था, और मुझे करना चाहिए था, और मैं नहीं चाहता कि आइंदा भी ऐसा हो। लेकिन मैं अपने सवालात को नहीं रोक सकता, मैं ये काम करना, सवाल पूछना नहीं छोड़ सकता, सवाल मैं पूछता रहूंगा। बहुत शुक्रिया इमरान खान, आपका एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, और इंशाल्लाह आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा पसंद आया ये हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरव्यूज़ भी आपके सामने लेकर आती रहूँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।